टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और आज एक बार फिर फैज़ाबाद धरना केस की हंगामा खेज लाइव समाअत घंटों दिखाई गई। अब तो बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि ये धरना केस क्या है और फैज़ाबाद धरना केस क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये कोई है। आपको इल्म है कि 2017 में, जी हाँ, 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो एक आइनी बिल कौमी असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए पास हुआ था, उस बिल के ख़िलाफ़ पंजाब से एक जुलूस चलता है। सैकड़ों मील का फासला तय करके लाहौर और इस्लामाबाद के जो जिसे कहते हैं मोड़, वहाँ पर हफ्तों धरना ये जारी रहता है। सैकड़ों लोग ज़ख्मी होते हैं, पुलिस बेबस हो जाती है, फ़ौज को लाया जाता है और फिर फ़ौज के उस वक्त के मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ISI के सरबराह ने उनसे डायलॉग करे, उन्हें राज़ी किया। वो टेलीविज़न पर दिखाया गया, फिर दिखाया गया कि एक मौसूफ वापस जाने वालों में पैसे तकसीम करे थे। बहरहाल जस्टिस का उसका फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में नोटिस लिया। फैज़ाबाद धरना केस का आज जो प्रोसीडिंग हुई उसमें चीफ जस्टिस साहब बड़े बरहम हुए, क्योंकि जो कमीशन बनाया गया था इस केस के हवाले से, उस कमीशन के जो अरकान थे, 3 अरकान थे, IG उसके सरबराह थे और उनमें से आज कहते हैं जी कोई भी मौजूद नहीं था। हस्ब रवायत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवालात किए और कहा कि कमीशन को जनरल हमीद ने बताया कि दहशतगर्दों की माली मामला देखना ISI का काम नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने इसी तरह अपने जो बरहमी का ख़ास उनका अंदाज़ है कहा कि एक पैराग्राफ में आप कह रहे हैं कि ISI की ज़िम्मेदारी नहीं है और दूसरे में कहते हैं कि TTLP की उनकी मामलत नहीं मिली। कहते हैं जी मारो, जलाओ, घेराव करो और ये क्या तरीक़ेकार है। कहते हैं जी एक तरफ चोरी, ऊपर से सीना जोरी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कमीशन की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत कहा कि जब सवाल किया गया कि ये कौन पंजाब की हुकूमत में था, तो पहले शहबाज शरीफ का नाम लिया गया, फिर राना सनाउल्लाह का लिया गया। इस पर बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने अज़राए पूछा कि ये राना सनाउल्लाह कौन है। इस पर बाकायदा कहा भी पड़ा। और आपको इल्म है कि बहरहाल राना सनाउल्लाह तो वज़ीर दाखिला थे, लेकिन पंजाब के वज़ीर आला नवाज शरीफ थे। चीफ जस्टिस के जितने भी रिमार्क थे बड़े सरकास्टिक किस्म के थे, बड़े तंज़ आमेज़ थे, बड़े ह्यूमिलेटिंग थे उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए। और ये भी कहा कि पत्थर भी पंजाब सरकार ने मारे, गाड़ी भी जलाई, उस वक्त कहाँ थी। और सबसे बढ़कर अहम जो और बुनियादी सवाल आता भी है कि इस पूरे कमीशन ने TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो यहाँ आई थी उनमें से किसी फ़र्द को जो है बुलाया नहीं गया। ये भी दिलचस्प बात है कि जो लोग जो हफ्तों बैठे रहे, उन्हें खाना आता रहा, नाश्ता आता रहा, फैसिलिटेट किया जाता रहा। बहरहाल उस वक्त के धरना ने रियासत की रिट को ख़त्म करके रख दिया था। और पूरी रिपोर्ट में दिलचस्प बात यह है कि जब कमीशन की आई तो जनरल फैज़ हमीद साबिक़ ISI को इसमें बरी-उज़्ज़मा करार दे दिया। कंबरदरी जो इसको तो बड़े तवातुर से कवर कर रहे हैं हमारे साथ हैं जी। कंबर, तो आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही। कुछ उसकी माहौल कैसा था, टेंस था, कौन कौन लोग मौजूद थे? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, माहौल ज़रा टेंस उस वक्त हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजहार बरहमी किया। जो कमीशन के लोग थे वो तो मौजूद नहीं थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि जो कमीशन के सरबराह हैं वो अदालत के बाइस नहीं आ सके हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये किस किस्म की रिपोर्ट मुरतब की गई है। ये तो रिपोर्ट लग रहा है कि किसी एक फ़र्द ने बताया है और आपने ये रिपोर्ट लिख दी है। इस रिपोर्ट में तो TLP जिनके हवाले से तमाम बात की गई है उनके किसी नुमाइंदे
से ना कोई बयान लिया गया, ना उनको शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट किस जहनी सतह पर काम करने वाले अफराद हैं जिनकी जानिब से मुरतब की गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट बज़ाहिर एक मजाक लग रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट को रद्द करते हुए कहा कि इसमें तो तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की डाल दी गई है, और उसमें वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह थे। तो इसका मतलब है कि हम जो है जो मुजाहिरीन हैं उनको खुली छूट दे दें, वो आएँ, आकर जलाओ घिराओ करें, जो भी करें अपना माल समझकर तोड़ फोड़ करके चले जाएं। लेकिन कमर मुझे ये जरा कमर ये बताइए कि ये कमीशन बना 3 रुकनी, गालिबन सरदार अख्तर अली शाह जो आईजी साबिक़ा थे उनकी सरबराही में बना। ये बनाया भी हुकूमत ने, उन्होंने कोई 8 वॉल्यूम में गालिबन ये रिपोर्ट भी पेश कर अब हवाले कर दी है। इसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद जो बुनियादी किरदार थे उन्हें बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया। तो इस बरीउज़्ज़िम्मा करार दिया तो ये तो कमीशन ने इतना वक्त लगाया, इतना वक्त का ज़िया करा, पैसे भी खर्च हुए होंगे, इसमें जिम्मेदार कौन है? ये इसमें कहीं नहीं आया जिस तरह की चीफ जस्टिस ने कहा। जी मुजाहिद साहब, इस पे जो कमीशन की रिपोर्ट है इसमें तो पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया गया कि वो मुजाहिरीन को पंजाब हुकूमत की वो हुकूमत जिसका राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। जी 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 बिल्कुल। शहबाज शरीफ उस टाइम ये अदालत में बिल्कुल सवाल हुआ कि उस टाइम पंजाब हुकूमत कौन चला रहा था, तो बताया गया कि जो अब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उस टाइम वो वज़ीर आला थे, शहबाज शरीफ साहब चला रहे थे। फिर वज़ीर दाखिला कौन था? राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे। तो बेसिकली ये जिम्मेदारी जो इस कमीशन की रिपोर्ट में डाली गई है वो तो उस टाइम की जो पंजाब में हुकूमत थी उस पर मुकम्मल तौर पर डाली गई है। इससे कबल कमीशन फॉर्म जब हो रहा था उस टाइम जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमें मालूम है कि ये तमाम दरखास्तें किस एक जगह से कराई गई, और ये तमाम दरखास्तों का अचानक आ जाना क्या महज इत्तफाक था या इससे पीछे कोई ऐसे जो है अनासर कार फरमा थे जिसके बायस ये तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट आकर दरखास्त मेरे फैसले के खिलाफ दी। लेकिन वो एक शख्सियत जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा आना चाहते थे उनके हवाले से तो रिपोर्ट कमीशन की जो है उसमें कोई फाइंडिंग मौजूद नहीं है। जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई इस तमाम मामले में, और कहा गया कि ये तो विफाकी काबीना की मंजूरी से, उस टाइम के वजीर आजम की मंजूरी से ये तमाम काम हुआ था। तो जनरल फैज़ हमीद जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले भी काफ़ी रिमार्क्स दे चुके हैं कि क्या उस टाइम जनरल फैज़ हमीद थे, क्या वो इस तमाम चीज़ों के पीछे हैं, कुछ चीज़ें जो है उनकी तरफ जा रही थी। तो आज भी जो उन्होंने नहीं, लेकिन आज जो हुक्मनामा सुनाया यानी आज जो पूरी प्रोसीडिंग थी उसके हुक्मनामे में वही सब बातें दोहराई उन्होंने जो प्रोसीडिंग के दौरान कही थी कि कारें जला दी, पत्थर मार दिए, रवैया क्या था, ये था। यानी कोई ये हुक्मनामा नहीं, ये तो वही ऑब्जर्वेशन है जिसको उन्होंने कंक्लूड किया और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। यानी केस का आगे ही बढ़ रहा है ना, फैसला तो फिर भी नहीं हो रहा ना इसका। और वो जो वज़ीर आला थे वो अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन गए। मुजाहिद साहब, इसके अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। अदालत की जानिब से जो 184(3) का मुकदमा है इसमें मैक्सिमम अगर कोई इंक्वायरी करानी हो तो उसके लिए सिर्फ हुकूमत ही नामजद करदा कमीशन बनाएगी जिसके तहत इंक्वायरी हो सकेगी, या जुडिशल कमीशन बनेगा। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम हुकूमत पाकिस्तान का काम खुद नहीं करेंगे, ये हुकूमत खुद नामजद करे कमीशन और इसकी रिपोर्ट मुरतब करे। तो वो कैसे करेगी जब पंजाब हुकूमत ने किसी के कहने का। लेकिन कंबर जब पंजाब हुकूमत जो थी शहबाज शरीफ साहब की थी, लाहौर से सैकड़ों मील फासला तय करके वो धरना दिया, बैठा रहा, इसके मायने पंजाब हुकूमत भी शामिल थी उस वक्त की, अगर इदारा एजेंसी के फैज़ हमीद भी शामिल थे। और ये अलग बात है कि ये किसकी, और हैरत की बात 2 बातें हैं बल्कि कि इसमें कोई ना कोई उनके मकासद थे। या तो इसका मतलब ये था कि वो एक इंतहा पसंद शिद्दत पसंदों को हौसला दे के एक फोर्स के तौर पर सामने ला रहे थे, एक थ्रेट के तौर पर, और उनका पूरा उसमें हाथ था, पैसे भी तक उन लोगों को बांटे गए और उन्हें कुछ किया भी नहीं गया, खौफ या डर या जो भी असबाब है। और अब ये वज़ीर आज़म हो गए। तो मेरा कहना मकसद ये कि पूरा ये सब मजाक है ना, सब कुछ प्रोसीडिंग लाइव चल रही है घंटों,
जी मुजाहिद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसी बेबसी का इजहार चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी किया कि ये रिपोर्ट महज सिर्फ एक शख्स का दिया हुआ बयान लगती है, यानी जनरल फैज हमीद की जानिब से जो बताया गया वो रिपोर्ट में लिख दिया गया। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा इस पर काफ़ी गुस्से थे कि ये किस जहनी सतह के अफराद ने बनाई है, उनका क्या कैलिबर है। ये रिपोर्ट तो महज सिर्फ जो बताई गई बातें हैं उनके अलावा कुछ नहीं है। कमीशन ने फाइंडिंग क्या की है, कमीशन ने इसमें देखा क्या कुछ है, क्या जिन लोगों ने धरना दिया था लेकिन ये भी तो है ना, आखिरी बात ये, लेकिन उन्होंने भी तो और गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी ही कर दिया ना। उन्होंने कौन सा डिसीजन लिया? वो कम से कम का उस कमीशन के हवाले से कोई फैसला दे देते। मुजाहिद साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ज़्यादा कानूनी तौर पर ऑप्शन रह नहीं जाते। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 184(3) की इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट खुद जाके कोई तहकीकात नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट सरकारी इदारों को इस्तेमाल कर सकती है। वो चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी हुक्म दे दिया। अब उसकी रिपोर्ट ऐसी आ गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो रिपोर्ट मुस्तरद कर दे और कहे कि दोबारा इसकी कमीशन की रिपोर्ट मुरतब की जाए। लेकिन मेरा ख्याल से इस तरफ नहीं चीफ हमारे सीनियर कॉल्स कवर कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस का किरदार महज इतना ही है कि वो इस पर तबसरा करें, इसको ऑब्जर्व करें, इसमें कमीशन के रोल को मुस्तरद करें, लेकिन वो कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। इसी पर गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि हमारे टेलीविज़न जो माशाल्लाह बहरहाल करना भी चाहिए, लेकिन अगर लाइव घंटों किसी केस को दें तो उसकी आपको अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है कि बहरहाल फैज़ाबाद कमीशन, अब अभी लोगों को ये भी बहुत सारे लोग भूल गए कि ये मामला क्या था, क्योंकि TLP का तो नाम आता ही नहीं था कि 2017 में किस तरह पंजाब से में जब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे, शरीफ साहब हुकूमत में थे, हंगामा हुआ, बंद रहा, पूरा जो कुछ हुआ एक पूरा किस्सा है। कमीशन बैठा, मेरे साथ बहुत ही सीनियर सीजनड लॉयर्स हैं, अटॉर्नी डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे, रिज़ाइन किया, मोहतरम जहांगीर जदून साहब हैं। जहांगीर जदून साहब, आपको भी इल्म है, हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि आप किसी चीज़ के पर कुछ नहीं करना चाहते हों और सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हों ताकि, और आवाम की याददाश्त वैसे भी कमज़ोर होती है, तो उसके लिए कोई कमीशन बना दो और बड़े से बड़ा वाक़या जो है फिर पस मंज़र में चले जाएगा। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो बहुत बात की बात है। हमने हैदराबाद साजिश केस देखा भुट्टो साहब के ज़माने का, वो बेचारे या बख्तियार जैसे पाए के इस्तिगासा के होते थे और मियाँ खसूरी होते थे। बाद में क्या हुआ, वो ज़िया का ये सब मामला ख़त्म हो गया। कुछ ज़िया साहब की मौत का मसला क्या हुआ, फिर वो जो ख़ुद जुनीजो साहब का मुझे याद है कि उनके दौर में बाद में आया कि जी वो जो उन पे पूरे केसेस की एक कमीशनों की एक तारीख़ है। फिर हालिया दिनों में भी हम देखते हैं जनाब उसामा बिन लादेन वाला भी कोई बैठा फिर जी, तो इस बार इसका भी ऐसा ही अंजाम होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए बरेली साहब, आपने जिस तरह कहा है मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ। जब कोई कमीशन किसी चीज़ को मतलब है डिले करना हो या उसको टालना हो तो या तो कमीशन बना दिया जाता है या फिर कोई कमेटी खेलनी शुरू कर देती है गवर्नमेंट। तो कमीशन का मतलब ये है कि सबसे पहले तो कमीशन के TOR हों या कमीशन के अंदर जो उसकी क्रेडिबिलिटी है या जो उसके मेंबर हैं उनके पास ये पावर हो कि वो किसी बंदे को समन कर सकें और समन करने के बाद उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके एक मेरिट पे फैसला दे सकें। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं, चाहे वो ग्रेड 21 के हों, 22 के हों, जो भी कमीशन बनता है वो गवर्नमेंट से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट मुलाजम का कमीशन बनाना है तो वो फिर गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कोई रिपोर्ट नहीं देते या उस रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर दिया जाता है या मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है या उसमें जो बाकी इंटरफेरेंस जो है बाकी इदारों की ज़्यादा होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमीशन आप बनाएं जो ग्रेड 20 का 21 का, तो वो गवर्नमेंट का अगर उसमें कोई इंटरेस्ट हो तो वो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिख दे। अगर रिपोर्ट लिख भी दे तो फिर उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, फिर शाया नहीं किया जाएगा। तो इसमें बहुत हिम्मत और दलेरी की बात होती है कि सिटिंग कोई ग्रेड 21 का या 22 का ले लें या 20 का, ऐसा कोई ऑफिसर जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसा कमीशन की रिपोर्ट दे दे या किसी ऐसी एजेंसी के खिलाफ जैसे वो डरता हो कि कल को मेरी प्रमोशन का मसला होगा, मेरी ट्रांसफ़र का मसला होगा या मुझे सर्विस के मसाइल आते हैं
तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह, इसीलिए लोग तो देखें जो भी गवर्नमेंट का कमीशन होता है उस पर रिलाई नहीं करते। वो कहते हैं जी जुडिशियल कमीशन बनाए, कोई सर्विंग जज जो है, इवन रिटायर्ड जजों पे लोग इत्मीनान नहीं करते कि वो भी किसी नौकरी के दरपया होते हैं जी कि कमीशन बना लिया, कोई रिपोर्ट दे दी तो कोई नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो मतलब सिटिंग जज ये कमीशन जो बना है, मतलब ये जो मैं जो कह रहा था कि घंटों इसकी लाइफ प्रोसीडिंग चलती रही और एक ऐसे वक्त में चलती रही, लोग कहते हैं नहीं जी वो सऊदी वक्त हमारी पूरा यानी बड़ा अहम था, 50 रुकनी वक्त, उसकी मैं देख रहा था कि हेडलाइनों में भी बेचारों का उनका जिक्र नहीं था, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा था $10 बिलियन और ऐसी बहुत अहम चीज़ें सब पसमंदर में चली गई। और आज हम वो डायलॉग होते रहे और यानी खुद जो हमारे चीफ जस्टिस साहब इस पूरे केस को सुन रहे हैं, क्या ये उस पोजीशन में होंगे अगर ये साबित भी हो गया कि इसके जिम्मेदार फैज़ हमीद थे या TLP थे, तो वो उसको उनको कन्विक्ट तो नहीं कर सकते, सजा तो नहीं दे सकते, क्या कर सकते हैं वो? ये देखिए अगर ये साबित भी हो जाए तो वो उसके पीछे है, तो वो फिर उस डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी डिफेंस को, या जो क्योंकि वो मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, वो ऐसे FIA को या जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट उनको लिख सकते हैं कि इनकी लायबिलिटी डिटर्मिन हो गई है, इन्होंने सर्विस के दौरान ये मिसकंडक्ट किया है, तो अकॉर्डिंगली जो है वो उसको सजा दें, उसकी पेंशन बंद करें या जो भी सूरत हाल है। आज से पहले तो हुआ नहीं ऐसा। आज से पहले क्या हो गया, मुशर्रफ साहब की क्या पेंशन बंद हुई? क्या मैं नाम लेता चला हूँ, जनरल जिलानी से लेकर बाद में सब लोगों ने, और बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, उसमें जुडिशरी के भी आते हैं। हमने तो नहीं सुना कि उनकी पेंशन बंद हुई हो, वो कोई काबिल उन्हें कोई सज़ा दी गई हो। अगर आप मेरी रहनुमाई करें अगर ऐसा हुआ है कोई। अभी देखें ना, मुज़ाहिर हुसैन नकवी की पेंशन उन्होंने ख़त्म कर दी ना, फिर उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर काजी फाइसा ने कहा नहीं हो, अगर वो रिटायर भी हो गए तो जज की तो वो चलेगी। तो इस तरह अगर कोई देखे ना, आर्मी से बंदा रिटायर भी होता है और वो ड्यूरिंग द सर्विस कोई एक्ट करता है ऐसा मिशन या कमीशन का इंटेंशनली, तो उसको सजा तो उस तरह ही फिर होनी चाहिए ना। अगर एक पे दो पैमाने ना बनाए ना आप। अगर एक आर्मी का कोई जनरल है या लेफ्टिनेंट जनरल है, हुआ है ये, अगर कोई ऐसा है तो उसने अगर कोई सजा दी है तो फिर उसको भी सेम सजा दें जो मुज़ाहिर नकवी को मिली है। नहीं मजे तो जब 6 जजों का ख़त है, उसमें 6 जजों हज़रात ने बाकायदा नाम लिया कि एक ने कहा कि मेरे किसी अगवा किया, किसी ने कहा कैमरा लगाया। मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही आसान काम था कि चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब उन इदारों के सरबराहों को बिठालते, इन कैमरा बैठ कर कहते कोई मुश्किल काम तो नहीं था, उन्होंने खुद से तो नहीं किया होगा, उसके लिए क्यों इतना लंबा चौड़ा केस चल रहा है? वो देखें, आप इसमें हमको ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि वो सब जुडिस मैटर है, कल के लिए केस लगा हुआ है। अब उसमें देखें ना, कोई अभी उसका कोई प्रिडिक्शन करना या कोई, हम तो ऑप्टिमिस्टिक ही हैं कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें भी देखें ना, अगर कमीशन बना देते हैं तो वो 0/0 जैसा अभी आपने जिक्र किया है। तो अभी अल्लाह करके अब थोड़ा सा उम्मीद पैदा हुई है कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में ये चीज़ ले ली है। और पिछली हियरिंग पे आपने देखा है कि जो आज जस्टिस मंसूर शाह साहब है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है पिछली हियरिंग में भी कहा था जी अब हम किधर जाएं, हम अपने फ़ोन जो है इतना डरते हैं, इधर ना बात करो उधर ना बात करो, तो ये क्या बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में कोई इंशाल्लाह अभी कोई हालात नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ निकलेगा इससे। मैं तो ऊपर उम्मीद हूँ कि कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी भी गुफ्तगू बहरहाल इशारों किनारों में ही हो रही है कि इधर नहीं बैठ सकते, उधर नहीं बैठ सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, यानी सभी कुछ तो इसमें कह दिया। और फिर उसका भी नहीं पता चला वो जो कोई खातून थी जिन्होंने कोई लेटर बॉक्स में लेटर डाले थे, कहाँ चली गई, कौन सा वो क्या नाम थी, आयशा थी क्या थी। यानी मैंने ये कि हम लोगों की भी वैसे मीडिया की है कि हमारी वक्त गुजरने के साथ कोई बड़ी खबर आई भूल जाते हैं, आवाम की याददाश्त भी कमज़ोर होती है। कोई आज तक कोई मिसाली केस ऐसा नहीं बना जिसमें अगर वाकई सज़ा हो जाती तो शायद दूसरा कोई अदा नहीं करने की हिम्मत करता। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अभी तक कोई मिसाली आइडियलिस्टिकली हम ये नहीं कह सकते कि किसी ऐसे बंदे को पनिश किया गया हो। देखे ना, मुशर्रफ को उन्होंने कोर्ट ने फिर सब ने उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लगा दो, तो उसको भी अदालतें जो हैं वो आखिरकार जो है वो सजा देने में मतलब है आप नाकाम समझें, ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी। असल में ज़्यादा जो खराबी है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी के पार्ट पे है। देखिए ना, अदालतें एक फैसला कर देती हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करना जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी का काम होता है। अगर फैसलाबाद धरने के अंदर उस वक्त की एक जजमेंट आ गई, क्योंकि वो उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो उसको नहीं चाहती थी कि आप जो भी गवर्नमेंट आती है इन पावर, वो ये नहीं चाहती कि अदालतें इतनी आज़ाद हों कि हमारे खिलाफ फैसले देने शुरू हो जाएं।
ये नहीं, बिल्कुल लिखी हुई मेरे बात पास वक्त नहीं है वरना, और मैं चाह रहा था कि बहुत तफसील से ही बात करता। मतलब जैसे भुट्टो मर्डर केस है, हम तो कह रहे हैं जुडिशियल मर्डर केस है, जुडिशियल केस है, भाई कोई ये भी तो पूछता है कि खुद, सॉरी टू से, बड़ा मेरा एहतराम है, बड़ा उन्होंने एटम बम बनाए शहीद, लेकिन खुद भुट्टो साहब के दौर में क्या हुआ, उनके ज़माने में जो जेलों में जो है जे रहीम के साथ क्या हुआ था, उनके ज़माने में 77 के इलेक्शन उन्होंने किस तरह कराए थे, कुली कैंप कौन से नहीं बनाए थे, वहाँ हैदराबाद साजिश केस क्या नहीं बनाया था, वो क्या क्या नहीं किया गया था, उसका फिर जिक्र ही नहीं होता। और बिल्कुल उनको फरिश्ता कर दिया जाता, यही तो है ना, पूरे दौर को फरिश्ता करार दे दिया गया। वो ठीक है, बहुत फांसी बहुत बड़ा जुर्म थी, तो यहाँ ये भी तो है ना कि आप उस केस को आप उठा ले आए 79 वाले, और बड़ा उस पर तालियां बजी, वाह वाह क्या क्या काम कर दिया, जुडिशियल मर्डर करार दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खूब खुश हो गए। ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपकी, उस दौर में क्या हुआ उसका भी तो जिक्र करें ना आप। नहीं बिल्कुल देखें ना, अभी अगर आपने 40 साल के बाद एक केस कह दिया जी कि वो गलत हुआ है, तो उसका आप इजाला किस तरह करेंगे, उस वक्त गलत हो। आप जो हालात जा रहे हैं इनको प्रोएक्टिव मेजर लेके इनको ठीक करें, और यहाँ पे आप अपनी रिट कायम करें। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए नहीं, अभी तो फिर फौरी तौर पर यह है कि जैसे गन्नम केस में तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है मार्च में 7 लाख टन गन्नम मंगवाई थी, ये तो आ गया ना खुद। नहीं देखिए, उसकी एक शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग उसमें मुलवस पाए जाते हैं, अभी देखें ना, आज वजीर दाखिला की स्टेटमेंट है जी, आप अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसमें फंस हूं तो ये आपकी कोशिश नाकाम रहेगी। तो वो उस वक्त देखें ना, चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, अगर उन्होंने समरी या जो प्रपोजल दिए जी कि गंदम आप इंपोर्ट करें, तो उस वक्त अब ये मुझे तो नहीं लगता इसमें भी कोई बंदा फंस जाएगा। तो अपने अपने मतलब एक बंद गली से या तंग गली से निकल जाएंगे, अपने अपने सोर्सेज हैं लोगों के पास जिन्होंने ये काम किया है, तो जो मतलब एक सामने आ जाती है। अब हमारी SIFC बनी है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा आपके बोर्ड ख्याल बना में है। अगर मैं ये कहूं कि कमीशन बस हमारे चैनलों की पट्टियां, अखबारों की सुर्खियां बनकर फिर वक्त गुजरने के साथ अपने अंजाम को पहुंच जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मैं आपसे मतलब किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं कि इस तरह ही होता है कि कमीशन जो है जब बनते हैं, मैंने पहले आपको कह दिया है कि अगर आप किसी सरकारी बंदे का, गवर्नमेंट का ग्रेड 2021 के अफसर का कमीशन बनाएंगे और वो ऐड करेगा, आप रिटायर्ड IG क्या इंक्वायरी करेगा जी फैज़ हमीद की? कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता रिटायर्ड IG। वो किसी अपनी नौकरी के चक्कर में होगा, किसी वो क्या मेरे खिलाफ ना कुछ नैब के अंदर ना केस चला जाए, किसी रिटायर्ड IG के एसेट्स जो है आप डिटरमिन करें, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी के पानी के, उसकी तनख्वाह कितनी थी और वो कितना माल बना के गया है डिपार्टमेंट से। जो मतलब है रिसेंट इवन ट्रांसफर जो होते हैं उनका पता कर लें जी इन्होंने कितना माल बनाया। मैं एक आखिर में जदून साहब आप इसलिए मालूम करूंगा कि आपको भी इल्म है कि आपने तमाम कोर्टें देखी हैं, बदकिस्मती से आप गौर कीजिए ना कि कोई 22 लाख केसेस, छोटी बड़ी केसों में बेचारे किसी ने चोरी की होगी, किसी ने डाका डाला होगा, किसी ने चाकू मारा होगा, किसी ने मोबाइल छीना होगा, लाखों की तादाद में लोग जो जेलों में हैं उनके ख़ानदान सफ़र कर रहे हैं, और हमारा सुप्रीम कोर्ट 6-6 घंटे और हाई कोर्टें 8-8 घंटे अपने पॉलिटिकल केसेस अपने सुन रहे हैं, और उनकी रफ्तार क्या है जो आम आदमी के केसेस हैं? ये देखें ना, एज ऑफ टुडे 58,000 और कुछ 100 जो केस हैं वो पेंडेंसी है अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये पेंडेंसी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि आपके जो केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आने की रेशो और डिस्पोजल की रेशो में बड़ा फर्क है। तो ये पाइलअप हो रहे हैं कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट को बारहा इस चीज़ का रियलाइज़ कराया गया है काफ़ी हल्कों से जी, आप जितनी भी एक आम बंदे का केस है उसको प्रायोरिटी दें और डिस्पोजल तेज़ करें। इतने आप यकीन करें कि मर्डर रेफरेंस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज साहबान जो है वो अभी अपने अपनी एक्सपर्टी होती है, क्रिमिनल लॉ का अभी एक्सपर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिलहाल जो है इतना कोई नहीं है कि वो पसंद करे कि मर्डर रेफरेंस। नहीं, मैं तो आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 2-4 केस मेरे शायद अभी याद, मेरी डायरी में नोट हैं कि 12 साल कैद मुशक्कत दे दी एक जज साहब ने, बाद में पता चला मासूम निकला, तो भाई उस बेचारे उस जज को पकड़ के लाते ना भाई कि तुमने इस आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उस खानदान को बर्बाद कर दिया, इजाला करो ना किसी तरीके से। ऐसा हुआ है ना जदून साहब, क्या नहीं? ये देखें, मैंने जब मैं एडवोकेट जनरल था, मैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बताया, मैंने कहा जो जज गलती करता है आप उसको कुछ भी नहीं कहते, अगर उसने जजमेंट पास कर दी है आप ऊपर से सेटिस्फाइड कर देते हैं। इसके लिए मतलब है जजेस की कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ऐसी तरमीम होनी चाहिए कि एक जज या कोई भी अगर वकील भी मिसकंडक्ट करता है वो भी केस को डिले करता है,
या वो कास्ट ऑफ लिटिगेशन एक्ट जो है इस्लामाबाद के अंदर तो भी नाफिज है जी कि जो एडजर्मेंट ले या मतलब आप मतलब रेलिवेंट या उसके एडजर्मेंट नहीं बनती तो वो करे तो उस पर कास्ट लगाई जाएगी। लेकिन इसको अगर इफेक्टिवली जो सुप्रीम कोर्ट जो है इस सिस्टम को ठीक नहीं करेगी तो उस वक्त तक जो है हमारा इससे जुडिशल सिस्टम पे एतमाद भी लोगों का तकरीबन जो है वो उठता जा रहा है। लेकिन मुझे एक उम्मीद है कि अभी जो नए अक्टूबर के अंदर चीफ जस्टिस साहब आएंगे तो उनकी डिटर्मिनेशन जो है उन्होंने उस दिन कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी स्पीच अच्छी की कि उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूं कि सिस्टम बना के जाऊं कि एक शख्स के गिर्द जो है वो सिस्टम ना घूमे बल्कि सिस्टम ऐसा हो कि जो भी आए उस सिस्टम के तहत काम करे। और सिस्टम जो है मेरे ख्याल में हमारी और आपकी गुफ्तगू के लिए इख्तिताम के लिए हमेशा एक अच्छा वो मिसरा आ जाता है और उससे फ़ायदा हो जाता है कि पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। जी बिल्कुल। तो इसी उम्मीद के साथ आपका शुक्रिया जदून साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और गंदम का बहरान बल्कि इसका इतना खौफनाक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है कि उसमें निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म बल्कि अब तो मौजूदा वज़ीर आज़म का भी नाम आ गया है कि उनके दौर में भी गंदम जो है वो रिकॉर्ड जो है दरामद की गई। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। दाना नहीं मिल रहा तो फिर गंदम जी है जी वो खराब हो रही है दिन ब दिन। ज़्यादातर लोगों ने अपना खेतों के ढेरियाँ लाइया ने वो थल्यों अपना मणा के हिसाब न खराब हो रही है। होर कोई वह तरीकाकार नहीं, लैने को कोई बंदा तैयार नहीं है। जे लेंदा है तो वो 2800 तो 2000 कदे सुना है, वो इस तो अपना बेचने नहीं तैयार होंगे फिर भी। लेकिन हूँ बेचने तैयार हो गए ने, खराब तो ना हो जाएगी ना सारी। है सूरत हाल है जी। अगू गुडाई वास्ते पैसा नहीं है बंदे दे कोल, अगू नवी फसल जड़ी गलनी है काटन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि बारदाने के जो हसूल है वो बड़ा साफ शफाफियत पर मुश्तमिल होगा। मैं एक फार्मर हूँ और बाहैसियत फार्मर के ऐसी कुछ चीज़ देखने को नहीं मिल रही है जो है। अगर प्रायोरिटी पर काम होता तो आज किसान जो है वो रुल ना रहा होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदम जो है वो खुले आसमानों तले पड़ी है, लोगों के घरों में पड़ी है। वो सिर्फ जी हाँ, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और कौमे 6 करोड़ किसान कहा जाता है कि दिन रात बल्कि महीनों बरसों गर्मी में सर्दी में और कहाँ से इस फसल को उगाते हैं। और अफसोसनाक अमर ये है कि जो गंदम के साथ ख़ास तौर पर इसके दौरान में हुआ है कि जहाँ निगरान हुकूमत में कहा जाता है कि 47 लाख मेट्रिक टन 225 अरब में दरामद की गई। इसी तरह मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत के पहले महीने यानी मार्च 24 में 6 लाख मेट्रिक टन 27 अरब में दरामद की गई। इस तरह बज़ाहिर क्या यकीनन दोनों ही बराबर के शरीक हैं। हमारे साथ खालिद खोकर साहब हैं, चेयरमैन अल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। खोकर साहब, यानी आपको भी इल्म है, कोई आजकल तो बैंकों से 5 लाख रुपए लाओ तो पूरा शजर नसब पूछ लेते हैं। कहीं आपसे कोई अगर आपका बच्चा बेटा भाई अगर कनाडा लंदन से कुछ पैसे भिजवा रहा है तो हफ्तों रुके रहते हैं, पूछते हैं कहाँ से आ गया। तो ये जो 1 कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर ने करा, किस तरीके से किया। स्टेट बैंक इन्वॉल्व होगा, वजारत खारजा खुराक इन्वॉल्व होगी, वजारत ट्रेड इन्वॉल्व होगी, 4-5 मिनिस्ट्रियाँ, 5-6 इदारे, 1.2 बिलियन डॉलर की चली गई यूक्रेन से आ गई, यानी सॉरी दरामद हो गई। कस्टम किसी ने नहीं पूछा कैसे हो गया ये खोकर साहब, और आपके भी इल्म में नहीं था ये सब कुछ। जी बहुत शुक्रिया जी। नहीं, जिस वक्त इम्पोर्ट हो रही थी मैं इस्लामाबाद गया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैंने वहाँ पे मैं फेडरल मिनिस्टर को मिला था, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन भी दी थी कि खुदा के लिए ये काश्तकारों का मौशी कत्ल ना किया जाए। लेकिन हमें इतना अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा इम्पोर्ट हो जाएगी बगैर कुछ बताए हुए। यानी सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि इसको कैप नहीं किया गया जी, बिल्कुल ही ठीक है जी, इसको कैप होना चाहिए था, ये बड़ा जुल्म था। तो अब तो सॉरी टू से, अब तो मैं आपको नहीं करना चाहता, अब तो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौर में कहा जा रहा है कि दरामद हुई है, वही नेशनल फूड के चेयरमैन हैं
नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ ना कि एक्चुअली अनलिमिटेड उससे पहले कर दी गई थी, उनके आने से पहले अनलिमिटेड कर दी गई कि नो लिमिट, जब तक मर्जी आप जितनी मर्जी इंपोर्ट कर लें। यानी उस वक्त 31 मार्च तक फिर उनकी परमिशन दे दी गई थी निगरान हुकूमत, 31 मार्च तक, जबकि फरवरी एंड में हमारी अपनी कदम सिंध की आ जाती है। और नहीं, जितनी कर लो, लेकिन उस वक्त तो आपका गंदम आना शुरू हो गई थी ना, जितनी आपकी डिमांड थी हमारी पाकिस्तान की। उसके बाद मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद आना ये बहुत बड़ा जुल्म है। और जुल्म तो उस वक्त है ना कि जब इंपोर्ट की इजाजत उसको कैप नहीं किया गया, ये बदनीति पे है बिल्कुल। देखिए ना, वजह मंगवाने की क्या है? मंगवाने की वजह एक ही है ना कि पहली दफा इंटरनेशनल रेट कम हुआ है, $550 से $200 पे आ गया, यही वजह इंपोर्ट करने की। जब बाहर रेट ज्यादा था, ये माफिया को एक्सपोर्ट करता था, तब भी गरीब आदमी मरता था। अब किसान मार गया इस दफा। यानी कि आपने 2 साल पहले अगर गंदम बेची थी 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर ने वही गंदम खरीदी थी उस वक्त 6000 रुपए मन। यानी इस मुल्क में क्या हो रहा है? एंड कंज्यूमर भी मर रहा है, किसान भी मर रहा है। आज बात खोखा फिर होगा क्या? आप मुझे ये बताइए ना, आपने 10 मई का है, वो भी 4-5 दिन बाद आप करेंगे प्रोटेस्ट, लेकिन ये जो गंदम गोदामों में पड़ी है, अगर खुद बारिशों या कीड़ों से नुकसान होगा इनको? नहीं सर, ऑफ कोर्स गंदम बाहर काश्तकार के पास तो कोई स्टोरेज है नहीं रखने के लिए, वो बाहर पड़ी है, या मिडिल मैन को वो बेच रहा है 250 में बेच रहा है। यानी कि काश्तकार को सरासर नुकसान है सर। इस गंदम की रकबे पे 2 आपकी मेजर फसलें आ रही हैं इस जमीन के ऊपर, गंदम वाली जमीन पे कपास है, चावल है। अगर काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे, वो अगली फसलों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। उसके लिए बहुत बड़ा मसला होगा काश्तकार के लिए, ये मुल्क का मसला बनेगा। आपकी सर जो आपकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है वो 2 चीजें तो है, पहला नंबर पे कपास है, फिर आपका चावल है जो एक्सपोर्ट होता है। $1 बिलियन का लगभग कपास की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, और $2.5-3 बिलियन का आपका चावल। ये बताइए खोखा साहब, ये सिंध में मसला नहीं हुआ, केपी में नहीं हो रहा, पंजाब में ही क्यों हुआ? सर गंदम 80% होती कम पंजाब में हमेशा जी, पंजाब ही बाकी सूबों को गंदम फराम करता है जी। तो अब आपको उम्मीद है कि 10 मई को जो आप कॉल दे रहे हैं उसके बाद कुछ हो सकेगा? सर हम देखिए, हम जा रहे हैं ज़राअत को बचाने के लिए। इस वक्त किसान की बात नहीं, किसी और ज़राअत को बचाने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ज़राअत वेंटिलेटर पे आ चुकी है जी। हम उसका बाकायदा तौर पे 10 तारीख को ज़राअत का अलामती जनाजा निकालेंगे। उसमें बच्चे भी किसानों के होंगे, खवातीन भी होंगे, जानवर भी होंगे, सारे उसमें शामिल होंगे। खोखर साहब, इंशाल्लाह कराची से मैं भी कोशिश करूंगा कि 9 मई की रात को आपको ज्वाइन करूं। शुक्रिया। हमारे साथ खालिद खोखर साहब थे, किसान इत्तेहाद, और कहते हैं जी 10 मई को हम अपने पूरे ख़ानदान के साथ मुल्तान से एक लॉन्ग मार्च हड़ताल शुरू करेंगे। हो सकता है इससे पहले हुकूमत को रियलाइजेशन हो, अकल हो, हालांकि इसके इम्कानात कम हैं। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।